आइए जानते हैं बुद्धि बढ़ाने के उपाय पार्ट 2। बुद्धि के अंग प्रत्यंग, पार्ट्स ऑफ द इंटेलेक्ट। भावुकता अर्थात कल्पना से प्रभावित होना बुद्धि का अच्छा गुण है। जिसमें भावुकता नहीं है उसे जड़ या मूर्ख कहा जाता है। जिस व्यक्ति के मस्तिष्क में कल्पना की उड़ान नहीं उड़ती और विभिन्न प्रकार के मानस चित्र नहीं बनते एवं जैसी तैसी स्थिति ही संतुष्ट रहकर जो उससे आगे की बात सोचने की जरूरत नहीं समझता, उसे पशु ही समझना चाहिए। ऐसे लोगों को बुद्धि बढ़ाने के लिए प्रथम मार्ग यही हो सकता है कि वे तरह तरह की कल्पनाएं करना और उनके मानस चित्र बनाना सीखें। बुद्धि यथार्थ में कल्पना का एक संस्कारित स्वरूप है। आपको एक व्यापार करना हो तो आपकी कल्पना शक्ति ऐसे मानस चित्र बनाएगी कि इस व्यापार को करने से अमुक को इतना लाभ होगा, इस वस्तु के ग्राहक अमुक स्थान में अधिक है, अमुक स्थान पर ये वस्तुएं सस्ती मिलती है, इसलिए इन्हें वहां से खरीदना चाहिए। अमुक महीनों में अमुक प्रकार की वस्तुओं की बिक्री बढ़ जाती है और अमुक प्रकार की घट जाती है, अतएव समयानुसार आवश्यक वस्तुएं ही खरीदनी चाहिए। इस प्रकार की सारी व्यवस्था के कल्पना चित्र आरंभ में आप बनावेंगे और यदि निर्णय शक्ति ठीक हुई, अनुभव के आधार पर इस कल्पना में ठीक संशोधन कर सके तो एक उत्तम योजना बन जावेगी और उसे कार्य रूप में लाकर लाभ उठाया जा सकेगा। किंतु जिसके मन में इस प्रकार की उड़ानें नहीं उड़ती, वह मजूरी करने या ढर्रे के काम पर चलते रहने के अतिरिक्त और कुछ न कर सकेगा। कल्पना करना, ज्ञान के आधार पर उसका संशोधन करना और उससे प्रभावित होना, यह बुद्धिमानी की आंतरिक अवस्था है। किंतु जब तीनों का सामंजस्य नहीं होता तो इसमें अधूरापन रह जाता है। जो कल्पना चित्र ठीक बनाता है वह कवि हो सकता है, भावुक कहला सकता है, परंतु उसे व्यावहारिक भाषा में विद्वान नहीं कह सकते। उनके लिए एक बुरा शब्द शेकचिल्ली भी प्रयोग किया जा सकता है। कल्पना का औचित्य उसको कार्य रूप में लाने की सरलता, कठिनता एवं तज्जनित परिणामों पर जिसका ज्ञान ठीक ठीक निर्णय कर लेता है, वह मध्यम श्रेणी का विचारशील है। किंतु यदि उसके विचार और निर्णय उदासीनता लिए हुए होते हैं तो वह योजनाएं तो खूब बनाता है और ठीक भी बनाता है, पर स्वयं उससे प्रभावित नहीं होता। प्रभावित हुए बिना किसी योजना को कार्य रूप में नहीं लाया जा सकता। वह सोचता है अमुक कार्य करने से लाभ हो सकता है, पर उसके विचारों में उदासीनता होती है। सोचता रहता है पर कार्य रूप में लाने का साहस नहीं होता। दूसरा व्यक्ति उस कार्य को करता है और पर्याप्त लाभ उठाता है, किंतु पहला अच्छी योजना बना सकने की योग्यता रखते हुए भी कुछ कर नहीं पाता। इस श्रेणी के लोग दूसरों को उपदेश तो ठीक दे सकते हैं, परंतु अपने से कुछ नहीं करते बनता। उनकी योजनाएं गर्भ में ही पड़ी रहती है, प्रसव का अवसर नहीं आने पाता। कुशल व्यक्ति तो उसे कहना चाहिए जो परिस्थितियों के अनुसार कल्पना करता है, उसका ठीक संशोधन कर लेता है और जो बात जंच जाती है, प्रभावित करती है, तो निर्भयता पूर्वक उसे कार्य रूप में परिणत करता है। यो फल तो ईश्वराधीन है, सफलता का बहुत कुछ आश्रय परिस्थितियों पर है, परंतु देखा यह गया है कि जिनकी बुद्धि के यह तीनों स्तंभ ठीक है, वह सफलता का लाभ प्राप्त करते हैं। निर्बल कल्पना स्वप्न तुल्य है, उसको कुछ महत्व नहीं दिया जा सकता। यह तो बालकों के समान हवाई किला बनाना है। जिस कल्पना के साथ दिलचस्पी मिली होती है और उसके द्वारा मनुष्य प्रभावित होता है, वह भावना कहलाती है। भावना का प्रभाव कल्पना से अधिक है, फिर भी वह अपूर्ण है। चाहे जैसी भावना करते रहना अंधकार में भटकने के समान है, इससे कोई प्रयोजन ठीक ठीक सिद्ध नहीं होता। भावना का संशोधन निर्णय शक्ति द्वारा होता है। तर्कों की काटछांट के बाद जो विचार निश्चय होता है, वह परिपुष्ट होता है। पुष्ट विचारों में आध्यात्मिक तत्वों का सम्मिश्रण हो जाता है
जिससे उनका फल साधारण कल्पना की अपेक्षा अनेक गुना बढ़ जाता है और वह विचारक को प्रभावित करने में बहुत अंशों तक समर्थ होते हैं। निर्णय शक्ति मध्यवर्ती होने के कारण उसका महत्व आदि व अंत वाले दोनों स्तंभों की अपेक्षा अधिक है। कोई मनुष्य यदि कल्पना कर सकता है और बिना विचारे उस पर आसक्त हो जाता है तो वह एक खतरनाक मार्ग को अपनाता है। ज्यों ही एक कल्पना उठी त्यों ही उस पर आसक्त होकर कार्य रूप में लाने को तुरंत तैयार हो जाना एक ऐसा दुर्गुण है जिसके कारण लोग अक्सर धोखा खाते और ठगे जाते हैं। कोई धूर्त उन्हें आसानी से बहका सकता है। अपनी ही कल्पना के आवेश में ये कुछ का कुछ कर बैठते हैं। आत्महत्या जैसे दुखद परिणाम निर्णय शक्ति के अभाव और आवेश में होते हैं। जो कल्पनाएं आपके मस्तिष्क में उठें, उनके संबंध में प्रथम विचार कीजिए कि उनसे हमारा कोई लाभ है या नहीं। यदि निरर्थक हानिकर कल्पनाएं उठती हैं, तो उन्हें अपने मानसलोक से निकाल बाहर कीजिए। प्रथम अपना उद्देश्य और कार्यक्रम निर्धारित कीजिए। फिर मन को आज्ञा दीजिए कि उन्हीं की सीमा के अंदर कल्पनाओं की लहरें उत्पन्न करें। निर्धारित लक्ष्य और विधान की संकुचित गली में से निकलने वाली कल्पनाएं महत्वपूर्ण होती हैं और उन्हें भावना कहा जा सकता है। खुली हुई बारूद को आग पर डाला जाए तो वह भग से जल जाएगी, किंतु यदि बंदूक की गोली को तंग मार्ग से निकलने को बाध्य किया जाएगा तो उसकी शक्ति अनेक गुनी बढ़ जाएगी और घोर शब्द करती हुई किसी प्राणी को मार डालने में समर्थ होगी। निर्धारित क्षेत्र में उपजी हुई कल्पनाएं यदि दिलचस्प हो तो भावना के स्वरूप में प्रकट होती है। ये भावनाएं कल्पना की तरह धुंधली और बहुमुखी नहीं होती, वरन स्पष्ट एवं निर्धारित दिशा में बहने वाली होती है। इन भावनाओं को तर्कों द्वारा संशोधन करना चाहिए। हमें निष्पक्ष न्यायाधीश की तरह अपनी निर्णय शक्ति को जज के आसन पर बिठाना चाहिए और विचारणीय विषय के पक्ष विपक्ष में मन को दलीलें पेश करने की आज्ञा देनी चाहिए। जिस बात पर विचार करना है उसमें क्या लाभ और क्या हानि है, इनका पूरा लेखा सामने आना चाहिए। जिस प्रकार एक चतुर न्यायाधीश दोनों पक्ष की दलीलें सुनने के बाद उसमें झूठ सच का पृथक्करण करता है, उसी प्रकार विचारणीय विषय के औचित्य अनौचित्य का विशुद्ध ज्ञान और अनुभव के आधार पर निर्णय करना चाहिए। जिन जटिल विषयों के संबंध में अपना ज्ञान अपर्याप्त मालूम हो, उनके संबंधों में अन्य महापुरुषों की सम्मति लेनी चाहिए। इस प्रकार जो निर्णय कर लिया जाए, विवेक बुद्धि जिसे करने की आज्ञा दे और हृदय के अंदर से जिसके करने में उत्साह उठ रहा हो, उसे ठीक निर्णय मान लेना चाहिए। ऐसे सुस्थिर विचारों को कार्य रूप में लाने में अपयश और असफलता का मुंह नहीं देखना पड़ता और उनका कर्ता बुद्धिमान समझा जाता है।